राम राम साथियों, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम एलपीजी के बारे में सब कुछ जानेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एलपीजी क्या है? तो हमारे घरों में ये सिलेंडर होते हैं और इन सिलेंडरों में जो गैस भरी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? एलपीजी गैस। और ये एलपीजी भोजन को पकाने में काम आती है, इसलिए इसका एक अन्य नाम कुकिंग गैस, और रसोई घरों में काम आती है, इसलिए इसको हम रसोई गैस भी कहते हैं। तो चाहे लिखा हुआ आ जाए रसोई गैस, कुकिंग गैस या एलपीजी गैस, तीनों का मतलब एक ही है। कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है एलपीजी का पूरा नाम। तो एल बोले तो लिक्विफाइड, पी पेट्रोलियम, जी गैस। तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहां से एक प्रश्न आता है कई बार कंपटीशन में, कौन से नाम से एलपीजी को नहीं जाना जाता? तो एलपीजी का एक नाम तो हो गया रसोई गैस, एक हो गया कुकिंग गैस, तो इस नाम से भी जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में इस लिक्विफाइड को हम कहते हैं द्रवीकृत या तरलीकृत या द्रवित। तो इसका एक नाम हो गया द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो कौन से नाम से नहीं जाना जाता? तो एक गैस होती है सीएनजी, और सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इनमें से कौन सा नाम एलपीजी का नाम नहीं है? तो आपका उत्तर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आ जाए सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो भी आपका उत्तर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद एलपीजी किसका संगठन है? तो दोस्तों, जैसे आपको कोई पूछे गाजर का हलवा किसका संगठन है, तो गाजर, दूध, चीनी, और किसी के पास पैसा ज्यादा हो तो काजू, किशमिश, बादाम कतरन आदि का संगठन है। तो दोस्तों, इसी प्रकार एलपीजी किसका संगठन है? तो एलपीजी में एथेन, एथेन का रासायनिक सूत्र है C2H6। प्रोपेन, रासायनिक सूत्र प्रोपेन का C3H8। ब्यूटेन, C4H10। तो आ जाए एलपीजी किसका संगठन है? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर क्या बनता है? एलपीजी बनता है। क्लियर? अब यहां से कंपटीशन में 3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया एलपीजी के मुख्य घटक क्या है, और आपको ऑप्शन में मिल गया एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इस स्थिति में आपका उत्तर हो जाएगा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जैसे यहां ये सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है एलपीजी के मुख्य घटक क्या है, लेकिन यहां मैंने एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों साथ नहीं लिखे। तो उस स्थिति में आपका उत्तर क्या होगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी का 95% भाग इन दो गैसों से मिलकर बनता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए एलपीजी के मुख्य घटक क्या है, तो इस स्थिति में आपका उत्तर होगा, देखो यहां चारों अलग अलग है और चारों में से एक उत्तर देना है, तो आपका उत्तर होगा ब्यूटेन। तो एलपीजी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? ब्यूटेन। तो क्या अगर तीनों साथ हों तो आपका उत्तर होगा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर तीनों में से 2 ही साथ हों तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा प्रोपेन और ब्यूटेन। और अगर तीनों अलग अलग हों और हमें एक का चुनाव करना हो तो आपका उत्तर होगा ब्यूटेन। क्लियर? यहीं से कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है एलपीजी क्या है। ऑप्शन आ गया कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, कार्बन का अपर रूप और हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो एलपीजी में 3 चीजें आती हैं। पहला एथेन, C2H6,
दूसरा प्रोपेन C3H8 और तीसरा ब्यूटेन C4H10। इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो जो पदार्थ कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बनते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। तो आ जाए एलपीजी क्या है? तो इन ऐसे ऑप्शन दिए हुए हो तो आपका उत्तर क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार कंपटीशनों में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि पेट्रोलियम उत्पाद क्या है? तो आपका उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन। सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन कहलाते। नेक्स्ट आ जाए एलपीजी कैसे प्राप्त करते हैं। तो जमीन के अंदर क्या होता है? जैसे कोई भूकंप आया और भूकंप के दौरान पेड़ पौधे मकान ये सब क्या हो गए? जमीन के नीचे दब गए। और हजारों लाखों वर्ष बाद क्या होता है? ये या तो कोयले में तब्दील हो जाते हैं या पेट्रोलियम उत्पादों में तब्दील हो जाते हैं। तो जमीन के नीचे अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और उन अवसादी चट्टानों से क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है। और पेट्रोल अकेला नहीं निकलता, पेट्रोलियम उत्पाद निकलते हैं। तो वो पेट्रोलियम उत्पाद क्या हैं? जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, डामर, पेट्रोकेमिकल, ये सभी क्या हैं? पेट्रोलियम उत्पाद। तो जमीन के अंदर कई प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं और इन सबको क्या किया जाता है? एक विधि होती है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इन सबको अलग किया जाता है। तो आ जाए कि पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक कैसे किया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थों को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। एलपीजी कैसे प्राप्त की जाती है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त की जाती है। अब हम ये देखते हैं कि आसवन या डिस्टिलेशन क्या है। तो द्रव पदार्थ बोले तो पानी, दूध, छाछ, शरबत, तेल, ये सब क्या है? द्रव पदार्थ। और इन द्रव पदार्थों के अलग अलग क्वथनांक होते हैं। क्वथनांक बोले तो उबाल बिंदु, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलकर गैसीय अवस्था में आ जाता है, वो तापमान क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे आप जल को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करोगे तो जल क्या होगा? वाष्प के रूप में बदलना प्रारंभ हो जाएगा, गैस के रूप में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही अल्कोहल या शराब को अगर आप 78 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे तो शराब या अल्कोहल गैसीय अवस्था में आ जाएगी, वाष्पीय अवस्था में आ जाएगी। तो आसवन या डिस्टिलेशन विधि द्वारा क्या किया जाता है? दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव पदार्थों को अलग किया जाता है। पेपर में आ जाए आसवन द्वारा किसको अलग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव पदार्थों को अलग करने की विधि आसवन है या डिस्टिलेशन है। अब आसवन द्वारा पदार्थों को अलग कैसे किया जाता है? जैसे ये अपने पास एक बर्तन है और इस बर्तन में शराब और पानी का मिश्रण है, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। हमने इसको स्टोव से गर्म किया, अब 80 डिग्री टेम्परेचर तक ले गए तो 80 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा? आपका शराब कौन सी अवस्था में आ जाएगा? गैसीय अवस्था में। शराब वाष्प के रूप में ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। लेकिन पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 100 डिग्री पर। तो यहां पर पानी क्या नहीं होगा भाई? पानी गैस में नहीं बदलेगा, क्योंकि पानी को गैस में बदलने के लिए कितने डिग्री तापमान चाहिए? 100 डिग्री। और हमने स्टोव से मात्र कितने डिग्री तापमान दे रखा है? 80 डिग्री। तो ये पानी यहां से धीरे, ये शराब यहां से धीरे 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 क्या होगी? वाष्प में बदलेगी और ये वाष्प ऐसे अपना रास्ता बनाएगी। यहां पर हमने क्या लगा दिया? एक संघनित्र। तो संघनित्र को समझने से पहले संघनन समझना पड़ेगा। तो ये हमने क्या लिया? कोई द्रव पदार्थ, और ये गैस में या वाष्प में बदलता है। इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। अब क्या होगा दोस्तों? जैसे एक बात तो आपका पानी ऊपर उठ रहा है, गर्म होकर क्या हो रहा है? भाप के रूप में ऊपर उठ रहा है, और जब वो वापस ऊपर जाके ठंडी वायु के संपर्क में आएगा तो जल की बूंदों के रूप में वापस बदल जाएगा। तो क्या होगा? यहां हमने क्या कर दिया? ये गैस वापस कौन से स्वरूप में आएगी? द्रव में।
तो इसको हम कहते हैं संघनन। जैसे घरों में हमारे यहाँ हम पानी गर्म करते हैं, और पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो पानी भाप के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे अगर हम उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा दें तो क्या होगा, वो वाष्प की बूंदें वापस किसमें, वो वाष्प वापस किसमें, जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, संघनन। तो गैसीय अवस्था से वापस द्रव अवस्था में आना क्या हो गया, संघनन। तो यहां हमने एक संघनित्र लगा रखा है, और इस संघनित्र में क्या है भाई, या तो यहां पानी होगा, या हमने क्या कर दिया, ज्यादा जल्दी ठंडा करना हो तो बर्फ डाल दी, यहां ये बर्फ लगा दी। तो क्या होगा, जैसे ही वो वाष्प आ रही थी यहां इस संघनित्र से यानी इस ठंडी सतह से टकराएगी, तो वापस ये शराब किस में बदल जाएगी, जल की बूंदों में। जल की बूंदों में क्या, शराब की बूंदों में भाई। तो यहां इस बर्तन में क्या हो गई, शराब इकट्ठी, और इस बर्तन में क्या रह गया, पानी। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब तक वाष्प बनते रहे तब तक समझ जाना कि क्या शराब जा रही है, और जब वाष्प बनना बंद हो जाए तो समझ जाओ कि अब क्या है, नीचे जो बच गया वो सारा जल है। तो ऐसे ही प्रभाजी आसवन क्या है, तो आसवन द्वारा हम क्या करते हैं, अगर क्वथनांकों में अधिक अंतर हो तो आसवन द्वारा द्रव पदार्थों को पृथक किया जाता है। और अगर आपके पास दो ऐसे पदार्थ हो, दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ हो जिनके क्वथनांकों के बीच में बहुत कम अंतर हो, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पाद, तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन। तो आ जाए पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करने की विधि, तो आपका उत्तर होगा प्रभाजी आसवन। जय श्री राम। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो शेयर तो बनता है बॉस। अब आता है एलपीजी किस भौतिक अवस्था में पाया जाता है। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठोस जैसे लकड़ी, सोना, चांदी, फर्नीचर। द्रव तो जैसे पानी, तेल, दूध। और गैस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस अवस्था में पाई जाती है, तो दोस्तों नाम में क्या लगता है, गैस, बाकी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर आपने कभी एक बड़े सिलेंडर से एक छोटे सिलेंडर में गैस को भरते हुए देखा हो, तो आप उस नलकी से जब गैस को गुजरते हुए देखेंगे तो आपको बिल्कुल पानी की तरह चलती हुई दिखाई देगी। तो भाई ये धोखा है, यहां नाम में गैस है लेकिन ये पाई कौन सी अवस्था में जाती है, द्रव अवस्था में, या तरल अवस्था में, या लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। यहीं से एक प्रश्न आता है भाई, आपका ये एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों ही क्या है, गंधहीन, मतलब हम बास को न्याव है, बदबू को न्याव भाई। तो इनमें ये बदबू आप कहोगे, बोले गुरुजी हमारे यहां तो जब भी हम गैस चालू करते हैं तो बदबू आती है। तो दोस्तों उस बदबू के आने का कारण है मिथाइल मरकाप्टेन। मिथाइल मरकाप्टेन। और ये मिथाइल मरकाप्टेन इस एलपीजी में इसीलिए मिलाई जाती है कि जैसे मान लो इन तीनों से तो गंध आती नहीं है, तो जैसे गैस लीकेज हो गई या गैस का रिसाव हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, तिल्ली लगा देंगे, और इतने में स्टोव तो पता नहीं जलेगा नहीं जलेगा, बाकी अपना पटाखा जरूर छूट जाएगा भाई। तो क्या दोस्तों हमने क्या मिला दिया, मिथाइल मरकाप्टेन। तो जैसे ही अब हम हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, गलती से हमसे क्या रह गया, स्टोव अपना चूल्हा चालू रह गया, गैस चूल्हा चालू रह गया। अब हम आए और हमारे नाकों में मिथाइल मरकाप्टेन वाली बदबू आई, तो हम समझ गए दया कुछ तो गड़बड़ है। बोले नहीं साहब पूरी गड़बड़ है, आप तिल्ली मत जला देना। तो उस स्थिति में क्या, हम इस मिथाइल मरकाप्टेन से जो गंध आएगी उसकी वजह से क्या कर लेंगे, अपना बचाव कर लेंगे। हम समझ जाएंगे कि हाँ गैस लीकेज है, और क्या सावधानी पूर्वक अपना काम करेंगे। सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है, तो भाई खतरे का रंग भी लाल होता है, और सिलेंडर खतरा ही है। इसका वो डायलॉग है, हम तो हम हैं बाकी सब पानी कम है, फट गए तो बम है वरना फुस तो है ही है। तो भाई ये फट गया तो बम ही है। तो क्या सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि खतरे का रंग भी क्या होता है, लाल। और सिलेंडर में भी जो गैस पाई जाती है वो क्या होती है,
अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अत्यधिक विस्फोटक होती है, इसीलिए सिलेंडर का रंग क्या होता है? लाल होता है। और पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एलपीजी या रसोई गैस का उपयोग क्या है, तो भाई सीधा सा उपयोग है खाना बनाने में, और कुछ जगह तो लोग इसको वाहनों में भी यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा गलत है, सुरक्षा की दृष्टि से ये क्या है? गलत है। इसके बाद दो और प्रश्न आजकल कंपटीशन में जुड़ गए हैं, एक तो उज्ज्वला योजना और एक पहली योजना। दोनों ही गैस एलपीजी से संबंधित क्या है? योजनाएं हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है देख लेते हैं। यह चालू हुई थी 1 मई 2016 को। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए एक योजना चलाई थी, जिसका नाम था उज्ज्वला योजना। तो इसमें क्या मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए या गैस कनेक्शन लेने वालों को छूट दी गई? तो गैस कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना कौन सी है? उज्ज्वला योजना। इसी प्रकार एक योजना है पहली योजना। तो इस पहली योजना में क्या होता है? गैस सिलेंडरों पर हमें सब्सिडी मिलती है, और वो सब्सिडी पहले किसके खाते में जाती थी? डीलर के खाते में। और आजकल वो किसके खाते में आती है? डायरेक्ट ग्राहक के खाते में, कस्टमर के खाते में। तो आ जाए कि एलपीजी सिलेंडरों पर जो सब्सिडी मिलती है या जो अनुदान राशि मिलती है, वो डायरेक्ट ग्राहकों के खाते में कौन सी योजना के थ्रू आई? पहल योजना के थ्रू। और इसका पूरा नाम है DBTL। इसका पुराना नाम, पहली योजना का पुराना नाम DBTL, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। तो क्या आपको अब जो लाभ मिलेगा वो डीलर के थ्रू नहीं मिलेगा, डायरेक्ट किसको मिलेगा? कस्टमर को मिलेगा। तो यह आपकी पहली योजना हो गई। इसके बाद इससे कुछ पर्सन जो कंपटीशन में आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों को पृथक करने की विधि, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रभाजी आसवन। और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा दो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले द्रव पदार्थ जिनके क्वथनांकों का अंतर बहुत कम होता है को अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जाता है? तो यह कम क्वथनांक अंतर वाले तरल पदार्थों को, द्रव पदार्थों को हम तरल पदार्थ भी कहते हैं। यदि एक 10 मंजिला मकान की 6ठी मंजिल पर एलपीजी सिलेंडर द्वारा आग लग जाए, तो आग किस दिशा में सबसे पहले बढ़ेगी? आपके ऑप्शन है ऊपर, नीचे की तरफ, समांतर और सभी दिशाओं में। तो दोस्तों जैसे ये 10 मंजिला बिल्डिंग है और इसकी इस 6ठी मंजिल पर आग लग गई, एलपीजी सिलेंडर फट गया और आग लग गई, तो सबसे पहले वो आग कहां पहुंचेगी? तो दोस्तों एलपीजी अन्य गैसों से क्या होती है? बाहरी गैस होती है। तो बाहरी गैस नीचे की तरफ जाती है और हल्की गैस ऊपर की तरफ ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये सबसे पहले कहां जाएगी? नीचे। तो यहां भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती से क्या दे देते हैं उत्तर? या तो दे देते हैं ऊपर या दे देते हैं सभी दिशाओं में। तो इसका उत्तर होगा नीचे की तरफ। सबसे पहले कहां जाएगी? नीचे की तरफ। इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए, रसोई गैस में आने वाली गंध के लिए उत्तरदायी कौन है? तो वीडियो में आपको उत्तर दिया हुआ है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। जय श्री राम, जय हिंद साथियों।